पाकिस्तान दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट, 3.8 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट्स सिर्फ एक साल में, 3 मिलियन से ज़ायद एक्टिव फ्रीलांसर्स। ये स्टैट्स इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इस कहानी का दूसरा रुख कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तान में, और ऐसी कौन सी वजह है कि इंडिया और बांग्लादेश के फ्रीलांसर्स पाकिस्तान से ज़्यादा पहले प्रेफर किए जाते हैं, और क्यों यूएस और यूके के क्लाइंट्स पहले इंडिया और बांग्लादेशी फ्रीलांसर्स को प्रेफर करते हैं। तो अभी भी मेरा नाम है एहतिशाम सिद्दीक और आपको वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं फुल टाइम थंबनेल डिज़ाइनर हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप वीडियो एडिटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और किसी तरह का भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आपको मैं इसमें बताऊंगा कि आप किस तरह से इन मसाइल को हल भी कर सकते हैं एट द एंड। और वो नाअहलियाँ बताऊंगा हमारी हुकूमत की और हमारी अपनी गलतियाँ, जो हमें बहुत पीछे रख रही हैं इन चीज़ों से। हम 2026 सिर्फ नाम के ही हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का एवरेज आवर्ली रेट आपको पता है कितना है? 15 से $20। और ये मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल जो हमारे डिज़ाइनर्स या फ्रीलांसर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूएस फ्रीलांसर्स का कितना है? 47 पर आवर, और ग्लोबल एवरेज भी 21 पर आवर है। मतलब दुनिया का फोर्थ बिगेस्ट फ्रीलांसिंग कंट्री एवरेज से भी नीचे अर्न कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, और इसके पीछे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जो हमें इस चीज़ में धकेल रहा है, और कैसे हमारी अपनी गलतियाँ। गवर्नमेंट की अंधी पॉलिसियाँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्रीलांसर्स के अगेंस्ट काम करती है, गांव में बैठे जो वो लोगों की हिस्ट्री स्टोरी जो कह नहीं पाते, जिन बातों पर हम कोई सुन नहीं पाते और जिन बातों पर बात नहीं की जाती, स्टूडेंट्स का वो स्ट्रगल जो है कोई एक्नॉलेज नहीं करता, और ऑनेस्टली हमारी अपनी खुद की बहुत बड़ी गलतियाँ। आज इस सब में सीधा बात करेंगे, नो शुगर कोटिंग, नो ब्लेम गेम, सिर्फ एक तरफ रियल टॉक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट वन, द इंफ्रास्ट्रक्चर केज, जब सिस्टम ही हमारा दुश्मन हो। यार अब मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। सोचो, एक बार एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर, सॉरी माय बैड, एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर जो रोज़ाना प्रैक्टिस करता है, स्किल्स हैं, पैशन है, लेकिन हर मैच के दिन उसे पता चलता है कि स्टेडियम हाफ रेडी है, बूट साइज़ गलत है और रेफरी के पास रूल्स की बुक ही नहीं है। यार अब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ हर मैच के लिए उसकी। यही हाल है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का। टैलेंट है, विलिंगनेस है, लेकिन सिस्टम, गवर्नमेंट से लेकर बैंक तक, एक के बाद एक ऑब्स्टिकल लगता है। अब यार इन सब टॉपिक्स पर मैं एक-एक करके बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर केज में। अब मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ। जो पॉइंट नंबर 1 है वो है हमारा पेपाल। एक ऐसा मसला जिसे हम बहुत ही गलत समझते हैं, और आपको मैं एक बात बता दूँ। पहली बात सीधी करूँगा, पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि क्यों नहीं है। बहुत पॉपुलर बिलीफ ये है कि एफटीएफ की ब्लैक लिस्टिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के डर से, या ये पूरा सच नहीं है यार। रिसर्च क्लियरली कहती है कि असली मसला पाकिस्तान की ईएमआई में है। अब ईएमआई इंडियन कहेंगे कि शायद यार उनकी वो ईएमआई होती है, तो वो नहीं। ये एक इदारा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन। तो यार जब भी कोई भी हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन कोई भी होगा, जैसे पेपाल, स्ट्राइप वगैरह, तो उस पर रेगुलेशन लगती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रूल बनाया है कि कोई भी पेमेंट कंपनी पाकिस्तान में अगर ऑपरेट करना चाहती है, तो उसे 200 मिलियन पीकेआर अपफ्रंट कैपिटल रखना होगा। यार ये एक फाइनेंशियल बैरियर है जो पेपाल, स्ट्राइप जैसी कंपनीज को मुश्किल बनाता है पाकिस्तान में रहने के लिए।
सीधा मतलब गवर्नमेंट ने खुद एक ऐसी वॉल बनाई जो फॉरेन पेमेंट कंपनीज़ को अंदर आने से रोकती है, और रिज़ल्ट पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स पायनियर यूज़ करते हैं, वाइज़ यूज़ करते हैं, वायर ट्रांसफ़र करते हैं, हर स्टेप पे फ़ीस कटती है, हर स्टेप पे एक्सचेंज रेट का नुकसान होता है भाई। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पाकिस्तान में पैसा लाना मुश्किल है। और उसके बाद हमारे कुछ महान लोग जो फेक तरीके से अकाउंट्स बना लेते हैं। इस टॉपिक पर मैं एंड में प्रॉपर बात करूँगा। उससे पहले चलते हैं ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एग्ज़ैक्टली यही कहा कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि अर्निंग मनी इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ ब्रिंगिंग इट बैक टू पाकिस्तान। 2025 में कुछ नेगोशिएशंस चल रही हैं। रैपिडली 3 पेमेंट्स कंपनीज़ के साथ 2025 में ये हुआ था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट रिज़ल्ट नहीं आया। सब्र का इम्तिहान ही जारी है भाई। यार अब ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो यार कमर तोड़ रही है फ्रीलांसर्स की। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा, द इंफ्रास्ट्रक्चर केज में इंटरनेट और लोड शेडिंग दोनों एक साथ। ये दोनों मसले अलग-अलग लगते हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए ये एक ही चीज़ है भाई, काम रुकना। 2024 में पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड 30 से 40% ड्रॉप हुई। ऑफिशियल रीज़न टेक्निकल इशू था, लेकिन पाशा और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने क्लियरली कहा, ये गवर्नमेंट का फायरवॉल इंस्टॉलेशन का साइड इफ़ेक्ट था। कंटेंट सेंसरशिप के लिए जो सिस्टम इंस्टॉल किया, उसी वजह से पूरी इंटरनेट स्पीड तबाह हो गई। फाइवर ने पाकिस्तानी अकाउंट सस्पेंड करना शुरू किए, क्योंकि डिलीवरी टाइम्स इफ़ेक्टेड थे। एक कराची बेस्ड फ्रीलांसर ज़ैनब ख़तीब ने मीडिया को बताया कि उसने $1700 का प्रोजेक्ट खोया, सिर्फ इसलिए कि वो क्लाइंट्स को फाइल शेयर नहीं कर सकी। और फिर 2026 में लोड शेडिंग का नया ड्रामा शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट की लोड शेडिंग, पीक आवर्स में शाम 5 बजे से लेकर 1 बजे तक। लेकिन रियलिटी क्या थी? पावर शॉर्टफॉल 3400 मेगावाट था, और ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का जो पावर शॉर्टफॉल था वो 3400 मेगावाट था। इंजीनियरिंग रूल सिंपल है, हर 500 मेगावाट शॉर्टफॉल पर रफली 1 घंटा की कटिंग चाहिए। मतलब मैथमेटिकली 6 से 7 घंटे का अंधेरा बनता था। लेकिन अनाउंस क्या हुआ? 2 से 15 मिनट। लाहौर में 3 से 4 घंटे की अनअनाउंस्ड एक्स्ट्रा कटिंग, कराची में 10 घंटे तक, और अप्रैल 18 को ऑफिशियली हेडलाइन आई, अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग कंटिन्यूज डिस्पेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। मतलब गवर्नमेंट अपना खुद का ऑर्डर इन्फोर्स नहीं कर सकती। अब एक फ्रीलांसर की रात सोचें आप, यूएस क्लाइंट है, उनका दिन हमारी रात। बिजली चली गई, लैपटॉप की बैटरी मैक्सिमम 2 से 3 घंटे चल रही है। मोबाइल इंटरनेट अनरिलायबल होते हैं पाकिस्तान में, आप सबको पता है। क्लाइंट के मैसेजेस फाइल का है और डेडलाइन 1 घंटा है, और आप बैठे हो हेल्पलेस। डेडलाइन मिस, रिव्यूज़ नेगेटिव, क्लाइंट वापस नहीं आता, और हमारे अकाउंट पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि ये सिर्फ़ प्रोडक्टिविटी का मसला नहीं है, ये क्लाइंट रिलेशनशिप का मसला है। एक क्लाइंट जो एक बार ये एक्सपीरियंस करता है, वो अगला प्रोजेक्ट बांग्लादेशी या इंडियन फ्रीलांसर को देगा। ना इसलिए कि वो ज़्यादा टैलेंटेड है, बल्कि इसलिए कि उनका ग्रिड स्टेबल है। बिजली नहीं जाती बार-बार। ये कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है जो सीधा पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की रेपुटेशन पे लग रहा है। और एक और एंगल जो लोग इग्नोर करते हैं, फायरवॉल की वजह से इंटरनेट फायरवॉल जो इंस्टॉल किया हमारी गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं उनके ज़हन में एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया। अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट सर्विलेंस है, तो मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा सेफ होगा कि नहीं? ये सवाल क्लाइंट्स पूछते रहते हैं, और कुछ ने काम देना ही बंद कर दिया है हमारे फ्रीलांसर्स को। ये एक डबल नुकसान है हमें। इंटरनेट स्लो भी है और ट्रस्ट भी डैमेज हो रहा है हमें इससे।
अब बात करते हैं पार्ट 2, ज्योग्राफी का मसला और ज्योग्राफी का एक पिंजरा, जो विलेज में बैठे फ्रीलांसर्स की कहानी है। यार, ये सेक्शन मैं पर्सनली फील करता हूँ क्योंकि मैं खुद फ़िलहाल विलेज से हूँ। हाँ, मैं कराची रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं विलेज में हूँ और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वो ये है कि इस प्रॉब्लम पर कोई बात नहीं करता। सब सिटी सेंट्रिक डिस्कशन करते हैं, तो सीधा नंबर्स पर आते हैं यार। पाकिस्तान की 62% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। लेकिन अब मैं रूरल का बता देता हूँ, जो हमारे देहाती इलाके होते हैं उनमें। लेकिन देहाती इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ 36.5% है 2024 में। और एक और नंबर जो दिमाग हिला देता है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के एस्टिमेट के मुताबिक विलेज में एक्चुअल इंटरनेट यूसेज लाइकली 8% से भी कम है। अब सोचना, 62% पॉपुलेशन पाकिस्तान की सिर्फ 8% इंटरनेट यूज़ कर रही है। और मोबाइल डेटा, क्या ही कहूँ, अगर आप देहात से हैं तो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि मोबाइल डेटा कैसा चलता है देहात में। हमारे तो यहाँ सिटी में भी इशू होता है, लेकिन बात करें विलेज की तो विलेज में भी ये इशू है। ओपन सिग्नल के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 4G कवरेज मेनली पॉपुलेटेड कॉरिडोर्स और मेजर हाईवेज तक लिमिटेड है। रिमोट विलेजेस हो गए जैसे और माउंटेन्स, रूरल सिंध हो गया, देही सिंध हो गया, देही बलूचिस्तान हो गया, वहाँ मोस्टली सिर्फ 2G है या कभी-कभी कुछ भी नहीं होता, वो ई सा आ जाता है। 2G में यार कॉल नहीं होती, सिंपल कॉल। 2G पे आजकल फ्रीलांसिंग टूल्स मज़ाक तो नहीं है। अपवर्क की सिर्फ होम पेज लोड होने में 2G पे यार 1 मिनट लग जाएगा। तो यार फाइल अपलोड करने का तो सोचो ही ना आप। और पाकिस्तान की फाइबर कनेक्टिविटी सिर्फ 9 से 11% टावर्स पे फाइबर कनेक्टेड है। इंटरनेशनल बेंचमार्क क्या है? 40% प्लस। हम उससे 4 गुना पीछे हैं। अब अपना ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। ये सिर्फ एक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है अगर इसे हम समझें तो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़के के बारे में सोचो, लाहौर में है, वाईफाई घर में है, ब्रॉडबैंड है, कैफ़े जा सकता है, सीख सकता है यूट्यूब से, ट्यूटोरियल्स देख सकता है। अब दूसरा लड़का कोई विलेज में रहीम यार खां के पास रहता है, उतना ही टैलेंटेड, उतना ही मोटिवेटेड, लेकिन लिखना पढ़ना भी जानता हो, लेकिन 2G सिग्नल, बिजली आ रही है जा रही है, कोई मेंटोर नहीं है और यूट्यूब भी बफर करता है। दोनों की डेस्टिनी सिर्फ ज्योग्राफी के डिसाइड कर देगी कि यार कौन सा बंदा कितना सक्सेसफुल होगा, टैलेंट नहीं। ये फेयर नहीं लगता ना। और लेकिन यही रियलिटी है मेरे भाई, ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल सर्विस फंड यूएसएफ बनाया है रूरल कनेक्टिविटी के लिए, देहाती इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए, और उन्होंने 7.5 बिलियन पीकेआर अप्रूव किए हैं 347 रिमोट विलेजेस में 4G टावर्स के लिए। ये इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो स्पीड से होना चाहिए था उस स्पीड से ये नहीं हो रहा और कई विलेजेस अभी भी इससे बाहर हैं। एक सॉल्यूशन जो फ्यूचर में और 2025 में, सॉरी पास्ट में आ चुका है, 2025 में, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्टारलिंक। पाकिस्तान में 2025 में स्टारलिंक लॉन्च हुआ, लेकिन मंथली कॉस्ट 25,000 प्लस और 400 से $500 हार्डवेयर पर लगते हैं। एक स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अभी के लिए गांव वाले फ्रीलांसर्स के पास कोई रियल ऑप्शन नहीं है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है यार। अब बात करते हैं पार्ट 3, द स्टूडेंट रैप, जब पढ़ना भी हो और साथ में कमाना भी हो। अब एक ऐसी रियलिटी बताता हूँ जो सब जानते हैं, लेकिन कोई एनालाइज नहीं करता। पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग
मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। रिसर्च के मुताबिक 60% से ज़ायद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स 20 से 30s में हैं। ग्लोबल 21% फ्रीलांसर्स 25 साल से भी कम के हैं और एशिया के नंबर्स और भी ज़्यादा हैं। पैफला के चेयरमैन ने ओपनली कहा कि यंग टेक सेवी फ्रीलांसर्स आर ड्राइविंग पाकिस्तान्स डिजिटल ग्रोथ। ये एक प्राउड स्टेटमेंट लगता है, लेकिन मैं आपको इसमें एक हिडन प्रॉब्लम दिखाता हूँ। स्टूडेंट फ्रीलांसर्स मोस्टली इसलिए शुरू करते हैं कि फ़ीस भर लें अपनी, घर में थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट कर लें या बस अपनी कुछ ज़रूरियात पूरी कर लें। मतलब ड्राइविंग फ़ोर्स फाइनेंशियल प्रेशर है, पैशन या लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग नहीं। और यहाँ एक ट्रैप बनता है, जिसे हम स्टूडेंट फ्रीलांसर पैराडॉक्स कहते हैं। हम तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ इसे। जब आप फाइनेंशियली प्रेशर्ड हो, जल्दी कमाना चाहते हो, जल्दी इनकम चाहते हो, तो भाई तुम ही लो स्किल एंट्री लेवल कैटेगरीज में जंप करते हो। बेसिक लोगोज, जेनरिक कंटेंट, सिंपल डेटा एंट्री, क्योंकि ये इजी लगते हैं और वहाँ रेट ज़्यादा नहीं मिलती। तो आप 10-10 डॉलर के काम करते रहते हैं बार बार, टाइम इन्वेस्ट होता है, स्किल बिल्ड नहीं होती, क्योंकि तुम इतने बिजी हो सर्वाइव करने में कि इम्प्रूव करने का वक्त ही नहीं बचता। फिर साल गुजर जाता है और तुम वही 10-15 डॉलर पर हो, कभी ऊपर नहीं गए। ये एक पॉवर्टी ट्रैप की तरह है, बस ये डिजिटल वर्जन है। और ये सिर्फ पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल फेलियर है। सॉरी, लफ्ज़ डगमगा गया, लेकिन चलें आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स के लिए, जो हमारे स्टूडेंट के फ्रीलांसर्स होते हैं, सॉरी स्टूडेंट फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बनाया ही नहीं है। डिजी स्किल्स प्रोग्राम एक है, लेकिन प्राइमरीली सिटीज़ में एक्सेसिबल है। यानी अगर कोई देहाती स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, तो उसके पास ये भी कोई नहीं है, उसे शहर में ही जाना पड़ेगा। अब पर्सनली कहना चाहता हूँ कि अगर तुम भी फ्रीलांसर हो और स्टूडेंट भी हो और मतलब स्टार्टिंग में हो और सिर्फ इसलिए पैसे कमा रहे हो कि यार बस एक दो चीज़ ज़रूरी कर लूँ या फिर घर का कर लूँ खर्चे वगैरह, तो यार इतना एटलीस्ट मैं आपको टाइम दो कि 5 से 6 महीने आप एटलीस्ट सीखो। एक भी क्लाइंट लो उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं, सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए। क्योंकि अगर पहले ही छोटी रेट्स पे आपने अपनी रेपुटेशन बना ली ना, तो वो रेपुटेशन चिपकी रहेगी आपके साथ सारी ज़िंदगी और उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट 4, द मिरर, वो गलतियाँ जो हम खुद करते हैं। अब मैं आप सबके सामने मिरर रखता हूँ और सबसे पहले पॉइंट पर बात करता हूँ, फेक अकाउंट्स। शॉर्टकट, ऐसे शॉर्टकट्स जो कम्युनिटी को तबाह कर रहे हैं। यार पेपल नहीं है पाकिस्तान में, ये प्रॉब्लम रियल है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन पता है क्या निकाला है? फेक अकाउंट्स बनाना। कैसे फेक अकाउंट्स बनाना? फेक यूएस और यूके की सिम्स कार्ड्स लेना, फेक एड्रेस बनाना अपना, और फ्रॉड पेपाल अकाउंट्स बनाने। वीपीएन से अपनी आईपी हाइड करो और क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करो। सिंपल लगता है ना, लेकिन शॉर्ट टर्म में काम चलता है। लॉन्ग टर्म में अकाउंट बैन होता है, फंड्स परमानेंटली होल्ड हो जाते हैं, क्लाइंट्स का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल लॉस नहीं होता, ये सबसे बुरा वो है जब क्लाइंट्स पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के काम से डिसअपॉइंट या डिसीव होता है। अपनी अगली जॉब पर ये लिखता है कि पाकिस्तानी सिटीजन्स नीड नॉट अप्लाई। ये एक लाइन नहीं, हज़ारों लेजिटिमेट पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को हर्ट करने का बायस बनती हो। एक इंसान का शॉर्टकट पूरी कम्युनिटी की रेपुटेशन निपटा देता है भाई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बिकती हैं, वो यही बिकती हैं कि गेट रिच क्विक। कितनी जल्दी क्विक मतलब रिच होना है, जल्दी क्विक रिच होना है, तो भाई साहब आपका ये कंटेंट बिकेगा। अगर आप ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि ये चीज़ कर लो तो रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपकी चीज़ बहुत बिकेगी पाकिस्तान में। ये देखिए यार। और एक और बात करता हूँ, फेक गुरुस। यार ये दोनों मसले अलग अलग लगते हैं सुनने में,
लेकिन असल में ये एक ही मसला है। जब आपका माइंड ये कहेगा कि जल्दी रिच होना है, तो आपको फेक गुरुज़ घेर लेंगे। अब एक बंदा आएगा सूट में फैंसी बैकग्राउंड लगाएगा, भाई मैंने 3 महीने में तकरीबन 20 लाख 10 लाख कर लिए, अब मैं आपको भी सिखाऊँगा कि कैसे करना है, आपने सिर्फ़ 5,000 भरना है और मेरा कोर्स लेना है। और थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स का पैसा लेते हैं, कोर्सेज़ में डाल देते हैं और फिर कोर्सेज़ में से जो सिखाया होता है वो आउटडेटेड होता है। इंस्ट्रक्टर को खुद कोई रियल क्लाइंट होता ही नहीं है। स्टूडेंट मार्केट में आता है हाफ स्किल। अब हाफ स्किल आएगा तो काम किस तरह से करेगा? एवरेज क्वालिटी का। क्लाइंट्स डिसअपॉइंटेड होते हैं, रेटिंग्स गिरते हैं और फिर वो कहता है कि फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं रखा। ये हमारा फ्रीलांसर कहता है। एक गवर्नमेंट रिपोर्ट में मेंशन था कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फ्रीलांसिंग कोर्स कर कराते हैं विदाउट फ्रीलांसिंग, विदाउट क्वालिफाइड ट्रेनर्स, सिर्फ फीस कलेक्ट करने के लिए। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि रात को अमीर बनो कल्चर और ये फेक इंस्टीट्यूट्स, ये सब एक्चुअली एक डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम का सिम्टम्स है। जॉब्स नहीं है, सैलरीज लो हैं, लोग डिप्रेस्ड हैं और डेस्परेट हैं, और डेस्परेट लोगों को आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन इसको रिकग्नाइज करना चाहिए हम, और इससे दूर रहना चाहिए, ठीक है? कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप इंस्ट्रक्टर का रियल पोर्टफोलियो देखो, उनका एक्चुअल क्लाइंट वर्क देखो। एक भी स्टूडेंट कोई जेन्युइन ढूंढो और उसका टेस्टिमोनियल पता करो। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो है रेस टू दी बॉटम। एक ट्रैप जिसमें हम खुद गिरे हैं। यहाँ एक चीज़ मैं पर्सनली बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर, स्पेशली न्यू वंस, बिगिनर्स जो है, अपनी रेट इतनी छोटे रखते हैं कि क्लाइंट ऑटोमेटिकली सोचने लग जाता है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का काम चीप होगा। एक ग्राफिक डिज़ाइनर $5 में लोगो देता है, दूसरा कॉम्पिटिटर बनने के लिए $4 पे आ जाता है और तीसरा $3 पे। और फिर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं परमानेंटली इसी रेट से। जब कोई हमारे जैसा क्लाइंट, हमारे जैसा फ्रीलांसर क्लाइंट के सामने आता है या उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर हम $50 मांगे तो क्लाइंट कहेगा कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स तो $5 लेते हैं और आप क्यों $50 ले रहे हो। तो भाई आपकी वजह से हमारी रेपुटेशन भी ख़राब हुई, जो सेट है उनकी भी, और साथ में आपके अपने रेट्स तो नीचे गए और मेंटालिटी इससे हमारी लो रहेगी हमेशा। कंपेयर करो इंडिया से, तो इंडियन डेवलपर्स ने ग्लोबली इस पर्सपेक्शन को चेंज किया और शिफ्ट किया है। क्वालिटी काम भी इंडिया से आ सकता है, वो भी 50 से $100 पर आवर चार्ज करते हुए। पाकिस्तानी टिपिकली 10 से $20 चार्ज कर रहा है, सेम स्किल्स बट 5 गुना ज़्यादा रेट इंडिया वालों का। ये सिर्फ टैलेंट का फ़र्क नहीं, ये पोजीशनिंग का फ़र्क भी है। अब बात करते हैं पार्ट 5, इंडिया ने हमें क्यों बीट किया। एक ओरिजिनल एनालिसिस मैं बताता हूँ आपको। ये सेक्शन मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि लोग यूजुअली सरफेस लेवल कंपैरिजन करते हैं, इंडिया में पेपाल है इसलिए, या ये मतलब या कहते हैं कि इंटरनेट स्टेबल है इस वजह से, लेकिन स्टोरी काफ़ी डीपर है। इंडिया ने फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए नहीं बीट किया कि उसके पास पेपाल है या इंटरनेट बेटर है। इंडिया ने 1990 में एक इकोसिस्टम बनाया। इन्फोसिस, विप्रा, टीसीएस, ये मैसिव आईटी कंपनीज 90s और 2000 में उठी। इनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, इनके ग्लोबल क्लाइंट्स थे, इनसे एक पूरी जनरेशन ट्रेंड हुई जो प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन जानती थी, इंटरनेशनल क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस जानती थी, टाइट डेडलाइंस डिलीवर करना जानती थी। जब वो जनरेशन फ्रीलांसिंग में आई, वो ऑलरेडी प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड थी। पोर्टफोलियो था, क्लाइंट हैंडलिंग आती थी, रेपुटेशन थी, इंडिविजुअल नहीं, कंट्री लेवल पे। पाकिस्तान में ये इंस्टीट्यूशनल बैकबोन कभी बना ही नहीं। हमारे पास इंडिविजुअल टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम नहीं है जहाँ टैलेंटेड लोग प्रॉपरली ट्रेन हो, मेंटोर मिले, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप हो। रिजल्ट्स, इंडिया फ्रीलांसर्स 40 से $50 पर आवर चार्ज करता है, पाकिस्तानी वहीं $15 से $20 में फंसा हुआ है।
ना कि इसलिए कि काम में फ़र्क है, बल्कि इस वजह से कि ट्रस्ट का इकोसिस्टम कभी बना ही नहीं। और ये एक 5 से 10 साल का काम है बिल्ड करने का, कोई शॉर्टकट नहीं है। पार्ट 6, एआई। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, और मैं अब आपको एक ऐसा एंगल बताता हूँ जो कोई बताता नहीं है। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन ने अपवर्क का डेटा एनालाइज किया, और उनका फाइंडिंग था कि एआई के आने के बाद फ्रीलांसर्स के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 2% की गिरावट हुई, अर्निंग में 5%। सिर्फ 5%। तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ एक और हकायक आपको बताता हूँ। वो 5% ग्लोबल एवरेज है, लेकिन ये एवरेज बहुत सारी अलग कैटेगरीज को ब्रांड करता है। साइंस डायरेक्ट की जुलाई 2025 स्टडी में क्लियरली आया है कि जो टास्क एआई डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता है, उन स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिमांड अप टू 50% तक गिरी है। कौन सी कैटेगरीज? बेसिक कंटेंट राइटिंग, सिंपल लोगो डिज़ाइन, डेटा एंट्री, बेसिक वीडियो एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन जो हम करते हैं, ठीक है वो। अब सोचो, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का मेजॉरिटी कहाँ काम करते हैं? एग्जैक्टली इन कैटेगरीज में। मतलब ग्लोबली एआई ने 5% इम्पैक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स वर्क स्पेस को, वर्क फोर्स के लिए इम्पैक्ट पोटेंशियली 30 से 40% हो सकता है, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग की स्किल पैरामिड के बॉटम पे ज़्यादा हैं, और एआई ने एग्जैक्टली वहीं बॉटम पर अटैक किया है। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, और इसका ऑलमोस्ट कोई कोई बात नहीं कर रहा है इस चीज़ पर। एक और सरप्राइजिंग रिसर्च फाइंडिंग इन्फॉर्म्स जर्नल में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की स्टडी ने कहा है कि एआई से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हाई अर्निंग फ्रीलांसर्स हिट हुए हैं। हर 1% से ज़ायद पास्ट अर्निंग वाले फ्रीलांसर्स की इनकम 1.7% ज़्यादा गिरी है इसके एआई के आने के बाद। मतलब जो लोग स्टैब्लिश्ड हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा। तो सोल्यूशन क्या है? मैं ये नहीं कहूँगा कि एआई यूज़ करो, ये तो सब कहते हैं। मैं ये कहूँगा कि थिंक अबाउट व्हाट एआई कांट डू। एआई एक ब्रीफ ले सकता है, एक टेम्पलेट बना सकता है, एक बेस ड्राफ्ट दे सकता है, लेकिन एआई अभी तक एक क्लाइंट का एक्चुअल ब्रांड वॉइस नहीं समझ सकता। एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में जजमेंट कॉल्स नहीं ले सकता, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर सकता, स्ट्रेटजी सजेस्ट नहीं कर सकता। जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, वो एआई से नहीं डरेगा, और एआई इसका असिस्टेंट बनेगा, ना कि रिप्लेसमेंट। लेकिन जो सिर्फ बेसिक डिलीवरेबल्स में बैठा रहेगा, एआई पहले ही उनका काम कर रहा है, कभी-कभी तो फ्री में। पार्ट 7। यार मैं ऐसे सॉल्यूशंस को सॉर्ट आउट करूँगा इसमें, जो सच में मैटर करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट से एक इल्तिजा है कि जो ईएमआई रेगुलेशन आपने बनाई है, उसे रिविज़िट करें, और 200 मिलियन पीकेआर कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, या तो उसे हटाया जाए या उसे कम करें, ताकि इंटरनेशनल पेमेंट कंपनीज़ आ सकें। ये एक पॉलिसी चेंज है, इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हमें चाहिए। अब देहाती इलाकों में जो ब्रॉडबैंड है, उन्हें फास्ट करो, ताकि यार थोड़ा सा इंटरनेट उनके भी चले, देहात में जो रहते हैं। और यूएसएफ जो आपने फ़ंड रिलीज़ किए हैं, तो उस फंड को डिप्लॉय ज़्यादा करें, ताकि यार 62% जो हमारी पॉपुलेशन विलेज में है, उनका टैलेंट वेस्ट ना हो। अब मैं बात करूँगा फ्रीलांसर्स से, जो हमारे फ्रीलांसर्स भाई हैं, स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स। यार देखो, अब आप सबसे पहले तो अपने रेट खुद मत गिराओ $5 तक, ठीक है? अब $5 में काम करना सिर्फ इसलिए कि ये एक स्ट्रैटेजी मतलब समझ लो, और ये स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, ये एक ट्रैप है। सबसे पहले काम करो कि अपना पोर्टफोलियो बनाओ। जब तक आप क्लाइंट को दिखेंगे नहीं, तब तक आप बिकेंगे नहीं। दूसरा, इंग्लिश कम्युनिकेशन अपनी परफेक्ट करो। इंग्लिश कम्युनिकेशन में सीरियस हो जाओ। ये देखो यार, ये स्किल्स हमारी कोडिंग और डिज़ाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट आपका कभी भी काम करने से पहले आपका मैसेज देखते हैं, काम देखने से पहले। तीसरा, एक नीश सेलेक्ट करो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वाला काम छोड़ दे। कोई एक नीश सेलेक्ट करे और उसमें मास्टर हो जाए। देखिए, जो सब कुछ कर सकता है क्लाइंट, उससे हेजिटेट करता है। और
मैं देखिए जैसे यार अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं स्पेशली SaaS कंपनीज़ के लिए थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, तो ये एक्सपर्ट लगता है और ज़्यादा पे भी मिलती है इसकी। चौथा, और एक बात यार दिल से कह रहा हूँ कि एआई को दुश्मन मत समझो, उसे अपना ही एक टूल समझो। वो ऑलरेडी आ चुका है। सवाल ये है कि वो आएगा नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप उसे अपना टूल बनाएँगे या वो आपको रिप्लेस करेगा। तो अभी भी यहीं तक थी वीडियो हमारी, और ये वीडियो मेरी कोई कंप्लेन वीडियो नहीं है, ये एक ऑनेस्ट ऑडिट है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सिस्टम का जो हुआ है, सिस्टम में चल रहा है वो, कम्युनिटी का वो, पाकिस्तान में एक विलेज में बैठे कोई भी टैलेंटेड लड़के को सिर्फ़ अगर 4G नहीं मिल रहा हो, उस वजह से उसका टैलेंट वेस्ट हो, तो यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक स्टूडेंट का कम पैसों पर काम करना, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और पूरी कम्युनिटी के रेट्स ख़राब करना और एक पूरी कम्युनिटी को के ट्रस्ट को तबाह करना किस वजह से कि फेक तरीके से शॉर्टकट्स बना के, और ये बना रहे हैं हमारे अकाउंट्स पेपाल के, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इन सब के बदले हमें रो के नहीं बैठना चाहिए। ये सब कुछ फिक्स हो सकता है। देखिए सीधा नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है। इंडिविजुअली भी, और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर करें तब भी। यार अगर इस वीडियो में कुछ भी ऑनेस्टली फ़ील करा हो जो आपके साथ हो रहा हो, तो यार शेयर करो उन लोगों के साथ जो इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। और यार कोशिश करें कि आप भी हर जगह ये मेंशन करेंगे यार, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के हक़ में कोई बात करे, कोई तो बात करे यार। और अक्सर एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो बीच में मिडलमैन होते हैं वो अलग से ही बेचारे डिज़ाइनर्स का सर खा जाते हैं। पैसे उन्होंने देने नहीं, आगे से क्लाइंट से ज़्यादा पे लेते हैं। यहाँ जो लोकल लोग हैं उन्हें कम देते हैं, और लोकल में जो कम में करते हैं यार यही गलती है। कभी भी कम में नहीं करना चाहिए अपना काम। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो वो कभी भी काम सस्ते में या फ्री ना करो, ठीक है? सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप मेरा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? और ये कोलैबोरेशन कोर्स है एक, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।